नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से आपको रोज रात के 10 बजे मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं 1000 एमसीक्यू सामान्य विज्ञान साइंस के। ठीक है, यहाँ पर ये पार्ट 1 है, पार्ट वाइज आपको ये मिलेगा। हमारे पास क्वेश्चन तो रेलवे ग्रुप डी एसएससी में जो आपके एग्जाम में हुए 5000 से अधिक एमसीक्यू का कलेक्शन है साइंस में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब मिला के। तो रोज पार्ट वाइज थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे। लेकिन इसके लिए यदि आपको पार्ट चाहिए हो आगे के भी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन डिफरेंट है, कई जगह आपको ये क्वेश्चन देखने नहीं मिलेंगे और सबके सब एग्जाम में आए हुए हैं। आपको पता होगा, यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हो तो आपको कुछ हटके क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं, जो कॉमन ना हो, बार बार रिपीटेड ना हो। ठीक है, तो ऐसा ही प्रयास है इस वीडियो में और इसके आने वाले पार्टों में। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें आपसे पूछा गया है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में कोशिका किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति उत्पत्ति समाविष्ट है? तो बिल्कुल सेम टू सेम क्या होती है, कौन सी कोशिका? इसको बोलते हैं, यदि आपको बनाना हो, क्लोनिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्लोनिंग यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना द्वारा पौधे केवल एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाया जा सकता है? तो एक जनक द्वारा, ये वर्ड पढ़िए, एक जनक द्वारा रोग मुक्त रूप से उगाए जाने के लिए कौन सी घटना चाहिए? तो वो होता है, आपका सही आंसर हो जाएगा ऊतक संवर्धन। ऑप्शन नंबर सी, ऊतक संवर्धन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन आप बिल्कुल डिफरेंट है, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखना अच्छे से, ईमानदारी से। अगला क्वेश्चन देखिए, वह पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है कौन सा है? तो कायिक प्रवर्धन किसमें नहीं होता? तो यहां पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से पपीते में कायिक प्रवर्तन नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी यहां पर पपीता राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, इसमें पूछा गया है, एक पौधे के बीच में बीज जो होते हैं में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है। तो आगामी आने वाला जो पौधा होगा बीज के रूप में, वो भ्रूण के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर डी भ्रूण यहां पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे क्या पूछा गया देखते हैं। एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधों की एक शाखा अलग से विकसित होने लगे, उसको क्या कहेंगे? तो एक ऐसा प्रजनन जिसमें अलग से ही एक कोई शाखा बन जाए पौधों की, ये देखिए एक शाखा लिखा हुआ है, उसको बोलेंगे वनस्पति प्रजनन। ऑप्शन नंबर ए वनस्पति प्रजनन राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, अलैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन के बारे में पूछा गया है। तो अलैंगिक प्रजनन जो होगा वो होगा आपका कम विकसित जानवरों और पौधों के लिए ये वर्ड यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी अलैंगिक अलैंगिक प्रजनन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, परागकण के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं क्या? तो परागकण के द्वारा आपके पराग कोश उत्पन्न किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए पराग कोश यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परागण के बाद क्या होता है बताइए? तो परागण के बाद होता है आपका उर्वरण। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। परागण के जस्ट बाद उर्वरण होता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा ये कहीं ना कहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तनों के माध्यम से प्रजनन किसमें होता है? तो यहां पर डिफरेंट क्वेश्चन है और सही आंसर है आपका तने के माध्यम से प्रजनन गुलाब में होता है। आपने देखा होगा गुलाब का आप तना भी काट के, कलम जिसको बोलते हैं कलम, गुलाब का कलम काट के आप कहीं पे लगा दो तो उग जाएगा। और यदि आप कोई कलम लिए हो गुलाब की, ठीक है, ये आपकी एक कलम है, उसको आप यदि कलम को ऐसा तिरछा काट दीजिए, तिरछा ऐसा, और एक दूसरे गुलाब की कलम लगा दोगे तो एक नई प्रजाति भी बन जाती है। तो कलम से प्रजनन होता है, नए प्रकार का गुलाब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी गुलाब सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडप में उपस्थित आपका बाह्य दल। ऑप्शन नंबर डी बाह्य दल अंडप में उपस्थित होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, डैश का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आप वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में कर सकते हैं।
वनीला यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर ए वनीला राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिटमस का घोल डैश से निकाला जाता है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से जो आपका लिटमस का घोल है वो निकाला जाता है किससे? लाइकेन से। ऑप्शन नंबर डी लाइकेन यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन से लिटमस का घोल निकाला जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर आंसर आपको दिख ही गया होगा, सामने ही लिखा है क्योंकि भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता लालजी सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी लालजी सिंह राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा प्रमोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। बाहरी त्वचा पर, यहाँ पर प्र लिख गया है, बाहरी त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ क्या कहलाता है? तो इस पदार्थ को बोलते हैं क्यूटिन। ऑप्शन नंबर डी क्यूटिन कहा जाता है, जो मोम जैसी परत होती है रेगिस्तानी पौधों में खास तौर पर। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो जो पौधे खारे पानी में पैदा होते हैं उनको बोलते हैं हेलोफाइट्स। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, हेलोफाइट्स खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डैश एक मोनोकॉट है। इनमें से क्या एक मोनोकॉट है, आपको यह बताना है। तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पैफियोपेडिलम। ऑप्शन नंबर डी पैफियोपेडिलम एक मोनोकॉट की कैटेगरी में आता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश एक परजीवी पौधा है। तो परजीवी पौधा इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका कसकुट। ऑप्शन नंबर डी कसकुट एक परजीवी पौधा है, जो हाईलाइट है येलो कलर से, कसकुट राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? बीज पैदा किसमें नहीं होते? इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो बीज जो है पैदा करने की क्षमता राइट आंसर हो जाएगा चमेली। ऑप्शन नंबर डी, चमेली में बीज पैदा करने की क्षमता नहीं है। अब तरबूज में बीज होते हैं, आपको पता है, सरसों तो होते ही हैं, आम में भी गुठली बीज होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए चमेली में नहीं, क्षमता खो दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो कौन है भाई? तो कॉर्क सेल में एक रसायन मौजूद होता है जो पानी और गैसों को रोकता है, उसका नाम है सुबेरिन। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सुबेरिन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक सेकंड, आपको चारों ऑप्शन नहीं दिख रहे, थोड़ा दिखा देते हैं। ये लो भाई, ऑप्शन नहीं दिख रहे, तो ये रहे आपके चारों ऑप्शन, अब दिख रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण डैश का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे को बनाने के लिए कॉमर्शियल या वाणिज्यिक रूप से किया जाता है। तो पैक्टिन, पैक्टिन है जो थोड़ा जेली जैसा होता है, और उसका उपयोग, जैसे आप जेली खाते होंगे, टॉफी वगैरह, जैम खाते होंगे, मुरब्बे खाते होंगे, तो उसमें पैक्टिन का उपयोग किया जाता है। पैक्टिन जेली जैसा घोल बनाने की क्षमता रखता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, इसको भी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको चौथा ऑप्शन शायद दिख नहीं रहा है, तो ये लीजिए चौथा ऑप्शन, अब दिखने लगा होगा। हाँ, ऊतक संवर्धन में कोशिकाएं कृत्रिम माध्यम से रखी जाती हैं, जहां वे कोशिकाओं के छोटे समूह बनाने के लिए तेजी से विभाजित होती हैं, और उनको क्या कहा जाता है, बताइए। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा थैलस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, थैलस जो है वो कोशिकाओं के छोटे समूह बनाने के लिए तेजी से विभाजित हो जाती हैं, उनको थैलस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोलर सेल बदलता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सोलर सेल जो आपका है वो बदलता है, ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल बदलता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है आरडीएक्स क्या है। तो आरडीएक्स जो है, आरडीएक्स एक विस्फोटक है। ऑप्शन नंबर डी विस्फोटक होता है आरडीएक्स। आपको मुझे आरडीएक्स का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
RDX का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपका इंतजार करूंगा आपके कमेंट का। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको चारों ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, रुक जाइए अब देखेंगे। हाँ चलिए, समुद्र में जल का रंग नीला दिखता है, निम्न के कारण किसके कारण दिखेगा नीला? तो समुद्र में जो जल का रंग नीला दिखता है, तो पानी तो नीले कलर का है नहीं, वो इसलिए दिखता है कि जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। जल के अणुओं का नीले प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में लटकती है? आज का सबसे इजी क्वेश्चन है ये। तो यदि आप एक चुंबक को लटका दोगे तो वो आपकी उत्तर दक्षिण दिशा में जो है लटकेगी, है ना। नॉर्थ पोल साउथ पोल होते हैं चुंबक में, आपको पता होगा। तड़ित की चमक गर्जन सुनाई देने से पहले दिखाई देने लगती है, ऐसा क्यों? मतलब बिजली चमकते हुए पहले दिखाई देगी और गरजने की आवाज बाद में आती है। सिंपल सा फंडा, सिंपल सी बात, आपको पता होना चाहिए और मेरे हिसाब से आपको पता भी होगा इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर है प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। मतलब प्रकाश की गति अधिक होती है और ध्वनि की गति थोड़ी सी कम होती है प्रकाश से, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किसे नापने के लिए होता है? तो मैनोमीटर से आप क्या नापोगे? आप नापोगे गैसों का दाब। ऑप्शन नंबर ए गैसों का दाब यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ये लीजिए, पूरा नहीं दिख रहा, एक सेकंड इसको ऊपर कर देते हैं, ये लीजिए अब दिख रहा होगा आपको पूरा क्वेश्चन। प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है, ऐसा क्यों? तो प्रेशर कुकर में क्या भाई खासियत रहती है? तो कुकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए, इस कारण से भोजन जल्दी पक जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सेक्सटेंट यंत्र से क्या मापा जाता है? तो सेक्सटेंट यंत्र से जो है, यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा, दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी, दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका कैसा रंग होगा? तो जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेगी वो काले कलर की होगी। ऑप्शन नंबर डी काला कलर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूरज से चलती है रोशनी और पृथ्वी तक पहुंचने में उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी सेकंड में लिखे हैं। तो जब उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब आपके लिए एक ये क्वेश्चन हो गया कि कितना समय लगता है, ठीक है। अब आपको ये कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना है कितना समय लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरदर्शी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दूरदर्शी का उपयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस में रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर का प्रयोग एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए किया जाएगा। यहां पर ऑप्शन नंबर आपका डी, एसी को डीसी में बदलने के लिए राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर का उपयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी एक्टियोमीटर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मृग तृष्णा बनने का कारण क्या होता है? तो मृग तृष्णा बनने का जो कारण होता है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का जो रंग है वो उसकी तरंग दैर्ध्य द्वारा निश्चित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में क्या सहायक है? तो यदि कोई लकड़ी है पेड़ की, उसकी
आयु ज्ञात करनी है तो कार्बन, ये मान चलिए टूटी डली हुई है लकड़ी कोई, तो कार्बन 14 विधि होती है लकड़ी की आयु को ज्ञात करने के लिए, जीवाश्म की आयु को ज्ञात करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होता है क्या? तो समान वर्ग के तत्व यदि हैं तो उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन समान रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका सही आंसर हो जाएगा आपके प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों के डैश समान होते हैं। तो आवर्त सारणी का जो समूह है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसके सेम होंगे वो एक ही समूह में रखी जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समूह एक के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो समूह एक के तत्वों को कहा जाता है क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर बी, आवर्त सारणी के क्वेश्चन यदि आप मुझे कमेंट करके बोलेंगे तो मैं अलग से आपके 100 से 150 क्वेश्चन बनते हैं आवर्त सारणी के जो बार बार आए हुए कवर करा दूंगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर आवर्त सारणी के क्वेश्चन करा दीजिए, मैं आपको जरूर करा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी में कौन सा समूह शून्य समूह के रूप में भी जाना जाता है? तो शून्य समूह कहा जाता है समूह 18 को। ऑप्शन नंबर ए समूह 18 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलिफोर्नियम डैश समूह का सदस्य है? तो जो कैलिफोर्नियम होता है वो एक्टिनाइड श्रेणी जो है समूह का सदस्य है। ऑप्शन नंबर बी एक्टिनाइड यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो एक्टिनाइड श्रेणी, कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है? एक्टिनाइड श्रेणी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर हाइड्रोजन और हीलियम को डैश में रखा गया है। तो जो हाइड्रोजन और हीलियम है ना वो पहले आवर्त में है। ऑप्शन नंबर बी पहला आवर्त इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चौथे आवर्त में निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है? तो चौथे आवर्त में यदि आप देखेंगे और परमाणु त्रिज्या के हिसाब से क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, एग्जाम में आया हुआ है, ब्रोमीन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लैंथेनम की परमाणु संख्या क्या है? तो लैंथेनम 57वें नंबर पर आता है, परमाणु संख्या है 57। नाम क्या है? लैंथेनम। एक्टीनियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो एक्टीनियम आता है 89 नंबर पर। ऑप्शन नंबर ए 89 एक्टीनियम के लिए राइट आंसर हो जाएगा। उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन नंबर आपका नियोन क्रिप्टॉन ऑर्गन एक ही समूह में है, प्लेटिनम अलग है। तो ऑप्शन नंबर आपका प्लेटिनम, ऑप्शन नंबर डी यहां पर अलग हो जाएगा, समूह से संबंधित नहीं है। एन की परमाणु संख्या 7 है। फिर नाइट्रोजन परिवार के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? तो नाइट्रोजन तत्व के तीसरे तत्व की परमाणु संख्या जो है वो हो जाएगी आपकी 33। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लिथियम सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम इन तीनों की बात हो रही है, इन तीनों में क्या समानता होगी? तो इनके बाहतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तीनों के में, किस किस में? लिथियम में, सोडियम में और पोटेशियम के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये समानता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले पहले समूह के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो जो पहले समूह के तत्व हैं उनको कहा जाता है क्षार धातु हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है? तो बाईं ओर की बात हो रही है और सिर्फ एक ही अधातु है, उसका नाम है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में मिल सकता है, आने वाले एग्जाम में आराम से ही आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? तो 58 से 71 के जो तत्व रहते हैं उनको बोला जाता है, सही आंसर हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर लेंथो लेंथोनोइट्स। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपसे पूछा गया है ऑप्शन नंबर यहां पर, एक सेकेंड, दो
ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, 2 टिक हो गए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ईका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया है। तो ईका एल्यूमिनियम जो है वो उसको बोला गया है गैलियम। ऑप्शन नंबर बी गैलियम यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गैलियम। एक बार और हाईलाइट कर देता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? तो तत्वों का दूसरा समूह क्षारीय मृदा धातु कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया डैश दर्शाता है कि एक तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक रूप में है। तो ये हेनरी मोजले ने बोला है, ऑप्शन नंबर बी हेनरी मोजले राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से किन परमाणु संख्या वाले तत्वों का युग्म समान समूह से संबंधित है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यदि आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए पार्ट 2, हम आपको उसका पार्ट 2 भी प्रोवाइड करा देंगे। जरूर कमेंट करिएगा, हम आपका वेट करेंगे। पार्ट 2 यदि आपको चाहिए 1000 क्वेश्चन का, जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।